यदि आप भी चाह रहे हैं कि क्लास 10th के 2027 के मैट्रिक एग्जाम में आपके भी 400 प्लस नंबर आए, तो आज से ही हमारे 100 डे चैलेंज के एक एक क्वेश्चन को अपने हाथों से नोट करके लिखें और इसे याद करें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग सभी का कृष्णा कोचिंग सेंटर के 100 डे चैलेंज में। ये है डे 1 चैलेंज का सॉल्यूशन वीडियो, जिसके थ्रू मैं 2 दिन पहले मैंने डे 1 में जो क्वेश्चंस लाए थे उसका आज सॉल्यूशन मैं ला रहा हूं। तो आई होप कि आप लोगों ने पिछले जो 2 वीडियो थे डे 1 और डे 2 उसका क्वेश्चन आपने नोट किया होगा, खुद से बनाने की कोशिश की होंगे, लेकिन कुछ क्वेश्चन आपसे नहीं बने होंगे। तो घबराइए नहीं, हमारे द्वारा जो हैंड रिटन नोट्स जो आप लोगों को प्रोवाइड किया जा रहा है उसे आप नोट कीजिए और मैं पीडीएफ भी अपलोड कर दूंगा यदि आप नोट नहीं करना चाहते हैं तो देखिए पहला सवाल क्या था। पहला सवाल था फिजिक्स में, ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते हैं, इसकी व्याख्या करें। ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते हैं, इसकी व्याख्या करें। तारों की अपेक्षा ग्रह हमारी पृथ्वी के बहुत निकट हैं और उनका आकार काफी बड़े होते हैं और इनका प्रकाश बड़े होते हैं। स्रोत, इनके प्रकाश के जो स्रोत होते हैं स्रोत की तरह काम करते हैं। इनका आकार बड़े होते हैं और इनका प्रकाश स्रोत की तरह यह काम करते हैं। इससे आने वाले प्रकाश में परिवर्तन का औसत मान 0 होता है, जिससे उसकी चमक स्थिर रहती है, जिसके कारण वह टिमटिमाते नहीं। हमारे बातों को समझ रहे? पहला सवाल का यह जवाब था। आई होप कि मेरे शब्दों पर लड़खड़ा रहे होंगे, लेकिन मैंने अपने हाथों से उसका आंसर पूर्ण रूप से क्लियरफाई किया है। यदि आपको समझ नहीं आ रहा होगा तो कमेंट कीजिएगा। दूसरा सवाल है, निरपेक्ष अपवर्तनांक किसे कहते हैं। निरपेक्ष अपवर्तनांक से आप क्या समझते हैं? सवाल ऐसे भी आ सकता है, किसे कहते हैं, क्या समझते हैं, आप उससे क्या समझते हैं। निर्वात में प्रकाश की चाल और किसी माध्यम में प्रकाश की चाल को उस माध्यम के निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। कहता है निर्वात में प्रकाश की चाल और उसके माध्यम के प्रकाश की चाल उस माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। कहने का मतलब निर्वात में जब प्रकाश की चाल और किसी माध्यम में जब प्रकाश की चाल उसमें प्रवेश करती है तो उस माध्यम को अपवर्तनांक कहते हैं, निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। n बराबर c/v होता है, जहां c जो है निर्वात में प्रकाश की चाल और v माध्यम में प्रकाश की चाल होती है। यही हमारा दूसरा नंबर का जवाब था। तीसरा है, दूरदृष्टि दोष क्या है। दूरदृष्टि दोष क्या है? तीसरा, जिस नेत्र में दूरदृष्टि दोष होता है वह निकट स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता। इसका मतलब, कहने का मतलब, जिसके आंखों में दूरदृष्टि दोष हो जाता है तो वो क्या होता है ना, निकट की वस्तुओं को नहीं देख पाता। आप लोग सोच रहे होंगे जब बोल रहा है क्वेश्चन दूरदृष्टि तो निकट की वस्तु क्यों नहीं, ऐसा ही होता है, इसमें अपोजिट होता है। ठीक है, उसके लिए निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर दूर ना होकर उसके नेत्र अधिक दूरी पर किसी बिंदु n पर होता है। ठीक है, उसके निकट जो बिंदु होते हैं, जो हमारे नॉर्मल जो 25 सेंटीमीटर होते हैं, आप लोग पढ़े भी होंगे, तो वो ना होकर क्षेत्र नेत्र से अधिक दूरी पर किसी बिंदु n पर होता है, जिसके कारण वह दूरदृष्टि दोष कहते हैं। अब आ जाइए सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 में विद्युत चुंबकीय प्रेरण से आप क्या समझते हैं। यही सवाल सीधे आ सकता है कि विद्युत चुंबकीय से आप क्या समझते हैं की जगह क्या किसे कहते हैं। सर्वप्रथम फैराडे ने 1831 में दिखाया गया कि यदि किसी विद्युत चुंबक तथा तार की बनी कुंडली के बीच की दूरी की शीघ्रता से बदला जाए, बीच की दूरी को शीघ्रता मतलब जल्दी से बदला जाए, तो एक क्षणिक विद्युत धारा प्रवाहित होती है। एक क्षण के लिए एक क्षणिक मतलब एक स्पीड से एक थोड़ा सा विद्युत धारा प्रवाहित होती है। कहने का मतलब है कि सर्वप्रथम फैराडे ने 1831 में दिखाया था विद्युत चुंबकीय प्रेरण ने। किसी विद्युत चुंबक और तार से बनी एक कुंडली, देखे होंगे ना आप लोग, पंखा का जो वो बनाया जाता है, क्या बोलता है उसको, जो तार लपेटा हुआ रहता है उसका कॉइल, कॉइल, उसमें जो कुंडली, उसी को एक तरह से उसको कुंडली भी बोल सकते हैं। कुंडली के बीच की दूरी को शीघ्रता से बदला जाए, या तार की बनी बीच की कुंडली की शीघ्रता, तो एक क्षणिक विद्युत धारा प्रवाहित होती है। इसे हम विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। 5वां सवाल है, विद्युत बल्ब में निष्क्रिय गैस क्यों भरी जाती है। आप लोग देख रहे होंगे कि जो हमारे बल्ब हमारे घरों में लगे होते हैं उसमें एक गैस होती है,
निष्क्रिय गैस बोलते हैं। विद्युत बल्ब टंगस्टन के फिलामेंट का ऑक्सीकरण से बचाने और बाष्पीकरण रोकने के लिए नाइट्रोजन और आर्गन जैसी अक्रिय गैस भरी जाती है। यह गैस उच्च तापमान पर फिलामेंट को सुरक्षित रखकर बल्ब की कार्यक्षमता को आयु बढ़ाती है। इसका कहने का मतलब है कि विद्युत बल्ब में टंगस्टन के फिलामेंट जो होते हैं, जो आप लोग देखते हैं 10 रुपया में चाहे 15 रुपया में जो बॉल मिलता था पीला वाला, उसमें देखिएगा कि एक टंगस्टन का जो वायर फिलामेंट होता है वो ऑक्सीकरण से बचाने के लिए, ऑक्सीकरण मतलब कहने का मतलब कि जब वो नहीं भरेंगे ना तो उसमें ऑक्सीजन से वो अभिक्रिया करके वो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। बाष्पीकरण से रोकने के लिए उसमें नाइट्रोजन और जल्दी गल जाएगा। ठीक है, तो नाइट्रोजन और आर्गन जैसी गैस भरी जाती है जिससे उसमें उच्च तापमान और फिलामेंट को सुरक्षित रखकर, जिससे उच्च तापमान पर भी गैस वो गैस क्या करता है, हीट होता है ना बल्ब, तो तब पर भी वो क्या करता है, फिलामेंट को सुरक्षित रखने में बल्ब की सहायता प्रदान करता है। कार्यक्षमता उसकी आयु को बढ़ाता है, जहां 10 दिन चलने की जगह वो 100 दिन चलता है। ठीक है, अब आते हैं विभवांतर किसे कहते हैं। विभवांतर किसे कहते हैं? इकाई धन आवेश को विद्युत क्षेत्र के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विभवांतर कहलाता है। विभवांतर कहने का मतलब होता है कि कोई भी धन आवेश को विद्युत क्षेत्र के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में या लाने में किया गया कार्य विद्युत विभवांतर कहते हैं। विभवांतर बराबर होता है कार्य बटा आवेश। आप लोग पढ़ेंगे V बराबर W बटा Q। विभवांतर कैसा है, मात्रक वोल्ट होता है। विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है। बोल रहा है कि ऊर्जा का एक अच्छा स्रोत वह होता है। देखिए सवाल है, ऊर्जा का उत्तम स्रोत किसे कहते हैं। सवाल है 7वां, ऊर्जा का उत्तम स्रोत किसे कहते हैं। ऊर्जा के एक अच्छा स्रोत वह होता है जो प्रति एकांक द्रव्यमान अधिक कार्य करे। मतलब ऊर्जा का एक अच्छा स्रोत वो होता है जो प्रति एकांक मतलब एक छोटा कम जो उसका द्रव्यमान होता है वो अधिक कार्य करे, आसानी से उपलब्ध हो, जिसके कारण भंडारण और परिवहन सुविधाजनक हो, जिसमें हम अच्छा से स्टोर कर सकते हैं, रख सकते हैं, लाने और ले जाने में सुविधा हो, सुरक्षित हो, वो पर्यावरण को नुकसान या अनुकूल हो, नुकसान ना पहुंचाए। अनुकूल मतलब होता है नुकसान ना पहुंचाए, उसके पर्यावरण के मुताबिक हो, अनुकूल हो, प्रदूषण मुक्त हो, उसे हम क्या बोलते हैं, ऊर्जा का उत्तम स्रोत। एग्जाम्पल है सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, कोयला को भी बोल सकते हैं, हालांकि वो प्रदूषण भी देता है। पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, इसे हम लोग उत्तम स्रोत बोलते हैं। अब आ जाइए, क्या डायनमो क्या है। डायनमो क्या है, इसका क्या उपयोग है। सवाल है 8वां नंबर, डायनमो क्या है और इसका क्या उपयोग है। आप लोग से उम्मीद है, मैं करता हूं कि जो मैं सवाल दे रहा हूं आप लोगों को, प्लीज आप उसे नोट कीजिए, उसका सवाल को नोट कीजिए, क्योंकि मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूं कि आपने अपने 3 महीने और 4 महीने मेरे साथ बिता लिए, मेरे चैलेंज को पूरा कर लिए। मैं 100% गारंटी के साथ करता हूं कि 410 420 मैं उम्मीद कर रहा हूं कि 400 प्लस भी आ सकता है। मैं सारा सब्जेक्ट ऐसे ही करवाऊंगा क्वेश्चन वाइज, उसके बाद मैं उसको व्याख्या भी करूंगा, उसका सवाल को लाऊंगा। तो प्लीज मेरे ये मेहनत आप लोगों को अच्छा लग रहा हो तो प्लीज मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं सवाल पे बिना टाइम पास किए। ठीक है, डायनमो क्या है, इसका क्या उपयोग है। डायनमो एक यांत्रिक उपकरण है। डायनमो एक यांत्रिक उपकरण है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। यह मूल रूप से एक इलेक्ट्रॉनिक जनरेटर है। ठीक है, यह डायनमो एक यांत्रिक उपकरण है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। जैसे उपयोग इसमें इसका कहां होता है, कह रहा है कि उपयोग का डायनमो का मुख्य रूप से उन जगहों पर होता है जहां बिजली पैदा करने के लिए किया जाता है, जहां बिजली आसानी से उपलब्ध नहीं होता है, वहीं इसका उपयोग होता है। जैसे जनरेटर आप लोग देखे होंगे शादी पार्टी में भी जो जनरेटर आता है तो उसका उपयोग किया जाता है, उसी वो डायनमो ही होता है उसमें लगा हुआ। ठीक है, अब आते हैं, ये 2 नंबर का सवाल 8 गो था, आप लोगों को पहले से भी पता है। अब आएगा 5 नंबर वाला सवाल, दृष्टि दोष क्या है। दृष्टि दोष क्या है, यह कितने प्रकार के होते हैं और इसका निवारण कैसे किया जाता है। कई कारणों से नेत्र बहुत दूर स्थित या निकट स्थित वस्तुओं को स्पष्ट प्रतिबिंब रेटिना पर बनने की क्षमता खो देती है। ऐसे कमी दृष्टि दोष कहते हैं। ऐसे जो कमी होते हैं दृष्टि दोष कहते हैं। हमारे कई कारण होते हैं। कई कारणों से क्या होता है, हमारे नेत्र में बहुत दूर स्थित या निकट स्थित वस्तु को हम स्पष्ट रूप से प्रतिबिंब हमारे आंखों पर रेटिना पे प्रतिबिंब नहीं बन पाता है, क्षमता खो देता है बनने का। इसी घटना को, इसी कमी को क्या बोलते हैं, दृष्टि दोष कहते हैं। मानव नेत्र में दृष्टि दोष मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष और जरा दूरदर्शिता। ठीक है, जरा दूर
दृष्टिता। पहला बोल रहा है निकट दृष्टि दोष क्या है। पहला बोल रहा है निकट दृष्टि दोष क्या है। जिस नेत्र में निकट दृष्टि दोष होता है वह दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाते। पिछले भी क्वेश्चन में हम लोग देख चुके थे कि दूर दृष्टि में क्या हो रहा था कि निकट की वस्तु को नहीं देख पा रहा था। इसमें निकट दृष्टि दोष है तो जिस नेत्र में निकट की वस्तु दोष है वह दूर के वस्तुओं को नहीं देख पाता है। ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसके अपोजिट होता है। आप लोगों का सवाल निकट रहेगा तो दूर की वस्तु नहीं देखेगा, और दूर दृष्टि दोष रहेगा तो निकट की वस्तु को नहीं देख पाएगा। उसके जिस दूर बिंदु अनंत ना होकर नेत्र के निकट कोई बिंदु पर हो जाता है। कहने का मतलब हम लोग जानते हैं कि हमारा आंख का देखने का क्षमता जो अनंत होता है वो क्या होता है निकट दृष्टि दोष में, क्योंकि दूर की वस्तु नहीं देखता है। उसमें क्या हो जाता है ना कि दूर के बिंदु जो अनंत होता है वो ना होकर किसी एन बिंदु पर होता है। पीछे हम लोग पढ़े थे ना कि जो हमारे निकट की वस्तु को देखने के लिए 25 सेंटीमीटर का होता है जो किसी एन बिंदु पर हो जाता है, उसी प्रकार यहाँ भी एन बिंदु पर हो जाता है। निकट दृष्टि दोष करा, निकट दृष्टि दोष होने का कारण क्या है। करा कि नेत्र गोलक का लंबा हो जाना, अर्थात नेत्र लेंस के रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाता है। ठीक है, हमारे नेत्र में जो लेंस होते हैं और रेटिना के बीच की दूरी क्या हो जाता है, बढ़ जाती है। और दूसरा कारण है कि नेत्र लेंस की आवश्यकता से अधिक मोटा हो जाना। करा कि नेत्र का जो लेंस होता है उनकी आवश्यकता से अधिक मोटा हो जाना, जिससे उनकी फोकस दूरी क्या हो जाती है, कम हो जाता है। उसकी फोकस दूरी क्या हो जाता है, कम जाता है। इसी कारण वो निकट दृष्टि दोष होता है। इसका निवारण क्या है, हम लोग क्या कर सकते हैं जो वो ठीक हो जाए। इसका निवारण अवतल लेंस का उपयोग करके कर सकते हैं। ठीक है, इसका यहां हम उपयोग लिख सकते हैं, छूट गया था, उपयोग करके होगा, निवारण इसका होगा। कह रहा है कि अब दूसरा दूरदृष्टि दोष। जिस नेत्र में दूरदृष्टि दोष होता है वह निकट की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाते। इसके लिए निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर दूर ना होकर नेत्र के अधिक दूरी पर किसी एन बिंदु पर होता है, जो मैंने पहले भी आप लोगों को समझा चुका हूं। कारण इसका है कि नेत्र गोलक का छोटा हो जाना, अर्थात नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी को कम हो जाना। यहाँ क्या हो रहा था कि नेत्र के बीच की दूरी बढ़ जा रहा था, उसके अपोजिट होगा, यहाँ घट जाता है। इसका निवारण होगा कि इसका निवारण उत्तल लेंस का उपयोग करके किया जाता है। अब आ जाइए दूरदर्शिता क्या है। उम्र बढ़ने के साथ वृद्धावस्था में नेत्र लेंस की लचक कम हो जाने पर सिलियरी मांसपेशियां की समंजन क्षमता घट जाती है। हमारे आंख में जो सिलियरी मांसपेशियां होती है वो समंजन क्षमता, जो आंख के जो असमंजन क्षमता से सवाल कई बार आता है कि समंजन क्षमता से आप क्या समझते हैं। तो क्या होता है कि समंजन क्षमता जो हमारे आंखों पर जब रोशनी पड़ता है, जो हमारे सिलियर मांसपेशियां होती है वो क्या होती है ना कि वस्तुओं को देखने के लिए प्रकाश को अपने अनुसार एडजस्ट करती है, कम या बेसी करती है। ठीक है, समंजन क्षमता कहते हैं। उस क्षमता को ही, कम या बेसी करने की क्षमता को ही समंजन क्षमता कहते हैं। घट जाने के कारण यह दोष उत्पन्न होता है। इसके आंख में निकट दृष्टि दोष के साथ दूर दृष्टि दोष दोनों से प्रेरित होते हैं। कहने का मतलब इसमें आंखें निकट दृष्टि दोष के साथ साथ दूर दृष्टि दोष दोनों से पीड़ित हो जाते हैं। जरा दृष्टि दूरदर्शिता जिसे होते हैं वो क्या हो जाता है कि वो दोनों से पीड़ित हो जाते हैं। कोई निकट दृष्टि दोष से होता था, कोई दूरदृष्टि से, लेकिन इसमें क्या हो जाता है जिसे दूरदर्शिता हो जाएगा वो दोनों से पीड़ित हो जाएगा। इसका निवारण क्या है कि बायोफोकल, इसका निवारण है कि बायोफोकल द्विफोकसीय लेंस का उपयोग किया जा सकता है। इसमें द्विफोकसीय लेंस का उपयोग किया जाता है। अब आ जाइए हम लोग, दूसरा सवाल है हमारा फिजिक्स का, बायोगैस संयंत्र का बनावट और कार्यविधि का वर्णन करें। ठीक है, ये 5 नंबर का सवाल है। ये जो मैं 1 और 2 5 नंबर का सवाल है। इसमें कह रहा है ना कि बायो संयंत्र वह अवस्था है जिसमें गोबर और क्षणिक पदार्थों से गैस बनाई जाती है। बायोगैस संयंत्र वह अवस्था है जिसमें गोबर और जैविक पदार्थों से गैस बनाई जाती है। इस गैस का उपयोग खाना बनाने और प्रकाश के लिए किया जाता है। बायोगैस संयंत्र का बनावट क्या है, मिश्रण टैंक होता है, इसमें गोबर और पानी का मिलाया जाता है। पाचन टैंक होता है जो जिसे हम डाइजेस्टर बोलते हैं, यह बैक्टीरिया और गोबर को सड़ाते हैं। और गैस संग्रह भाग होता है, यहाँ बनी हुई गैस जमा होती है। और निकास टैंक क्या होता है, यहाँ बचा हुआ जो हमारा पदार्थ होता है वो बाहर निकाला जाता है और वो वही खाद के रूप में हमारे खेतों में उपयोग होता है। ठीक है, कार्यविधि क्या है, सबसे पहले गोबर और पानी को मिलाकर मिश्रण तैयार किया जाता है, बनाया जाता है। इस मिश्रण को पाचन टैंक में डाला जाता है। बैक्टीरिया ऑक्सीजन की बैक्टीरिया जो होती है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में गोबर को सड़ाते हैं। इस प्रक्रिया में मीथेन गैस बनती है। यह गैस ऊपर जमा होती है और पाइप के माध्यम से वह उपयोग हो जाती है। हम लोग कनेक्शन अपना कर लेते हैं। उपयोग क्या होता है, खाना बनाने में। उपयोग कहाँ होता है, खाना बनाने के लिए, बिजली उत्पादन में, प्रकाश के लिए और जैविक उत्पाद बनाने के लिए। जैविक उत्पाद करने का मतलब खाद, जिसे हम लोग बोल रहे थे कि जो क्या बोलता है,
खाद। फिर बोलता है कि निष्कर्षण, इसमें हम लोग क्या बोल सकते हैं कि बायोगैस एक संस्था स्वच्छ और पर्यावरण के अनुकूल ऊर्जा होती है। हाँ, ये बात सत्य है, ठीक है, ये अनुकूल होती है, पर्यावरण के अनुकूल होती है। अब आ जाइए हम लोग केमिस्ट्री पे आते हैं। केमिस्ट्री के 2 नंबर के 8 सवाल करेंगे, फिर वो 2 नंबर का 5 को करेंगे। जो डे 1 जो क्वेश्चन हमने दिया था उसी का सॉल्यूशन वीडियो दे रहे हैं आप लोगों को, ठीक है। इसमें कर रासायनिक समीकरण से आप से प्राप्त होने वाली 3 सूचनाओं को लिखें। 2 नंबर का सवाल है, कर रासायनिक समीकरण से प्राप्त होने वाली 3 मुख्य सूचनाएं निम्नलिखित है। कर रासायनिक समीकरण यह दर्शाता है कि कौन दो से अभिकारक कौन कौन से, यहाँ 2 मतलब होता है कौन कौन से, हम भी कंफ्यूज हो गए थे। कर रासायनिक समीकरण यह दर्शाता है कि कौन कौन से अभिकारक प्रतिक्रिया में भाग ले रहा है और कौन कौन से उत्पाद बन रहे हैं, ठीक है। इसमें क्या बोल रहा है कि रासायनिक समीकरण यह दर्शाता है कि कौन कौन से अभिकारक प्रतिक्रिया में भाग ले रहा है और कौन कौन से जो है उत्पाद हो रहा है, क्या क्या बन रहा है। कहने का मतलब जब रिएक्शन हम लोग कराते हैं किसी भी 2 चीज के में, तो वो जो सब्सटेंस जो होते हैं, जो हमारे पदार्थ होते हैं, वो मिलाते हैं तब जाके वो रिएक्शन करता है। जैसे कहने का मतलब हम लोग बोल रहे थे कि CO2 को ऑक्सीजन, CO2 बोल रहे हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को जब हम 2 प्रोडक्ट को मिला रहे हैं तभी तो वो जाकर H2O जल बना रहा है। हमने जो बात कर रही है कि हाइड्रोजन हो गया प्लस ऑक्सीजन हो गया, ये दोनों मिलने के बाद ही ना एक जल जो बना रहा, 2H जो जल बना रहा, ठीक है। तो वही यहां बात की जा रही है। तो पहला बोल रहा है रासायनिक समीकरण से यह पता चलता है कि कोई प्रतिक्रिया ऊष्माक्षेपी या ऊष्माशोषी है। ऊष्माक्षेपी मतलब जिसमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है और किसी में ऊर्जा उत्पन्न होती है, ठीक है। ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी के मतलब यही हो रहा है। शोषी मतलब ऊष्मा वो लेता होगा, क्षेपी मतलब जो ऊष्मा छोड़ता होगा, निकलता होगा कोई अभिक्रिया में, ठीक है। फिर बोल रहा है रासायनिक अभिक्रिया के अभिकारकों तथा उत्पादों की उत्पादों की मोलों की संख्या ज्ञात होने पर उसके द्रव्यमान की जानकारी प्राप्त होती है। बात सत्य है। जब हम रासायनिक अभिक्रिया के अभिकारकों और उत्पादों के जो मोल होते हैं, हमारे जो मोल होते हैं, मोल आप लोगों के अलग एक टॉपिक एक दिन हम बना के बताएंगे, मोल कुछ लोगों को मालूम होगा। मोल की संख्या ज्ञात होने पर, हमें मालूम होने पर क्या हो जाता है, वो उसकी जानकारी हो जाती है, वो कितने ग्राम के है कितने के नहीं, द्रव्यमान उसी को कहते हैं, ठीक है, प्राप्त होती है। इसमें 2H2O O2 जो 2H2O जल बनाता है, जो मैंने अभी समझाया था। इस अभिक्रिया में हाइड्रोजन 2 अणु, इसी को बोल रहे हैं। ये देखिए एक तरह से ये मोल बता रहा है कि 2 मोल जल है, ये 2 मोल हाइड्रोजन है, इसी को मोल कहते हैं, ठीक है। इसका फॉर्मूला अलग होता है मोल निकालने का, आप 11th और 12th में पढ़िएगा कि नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं, वो निकालने के लिए मोलों की संख्या कैसे निकलता है, ठीक है। इस अभिक्रिया में हाइड्रोजन 2 अणु ऑक्सीजन के 1 अणु से मिलकर जल के 2 अणु की रचना होती है। हाइड्रोजन गैस के मोल ऑक्सीजन में मोल के संयोग करके जल में 2 मोल बनाते हैं। देखिए है ना 2 मोल, तो इसी को हम मोल बोल रहे थे, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन है सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन क्षारीय होता है क्यों। सवाल है सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन क्षारीय क्यों होता है, ये 2 नंबर का सवाल है। सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 हम बोलते हैं इसको, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट एक लवण है जो दुर्लभ अम्ल है। दुर्लभ और प्रबल अम्ल समझ रहे हैं आप लोग। एक होता है वीक एसिड और एक होता है स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है। उसी को एक दिन ये भी टॉपिक आप लोगों को मैं स्पेशल कराऊंगा। फिलहाल मैं उतना ही बता रहा हूं जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। डायरेक्ट कितना बचा यही डरा रहा था कि सवाल कैसा आता है और क्या हम बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, तो और कहां से आएगा। तो मैं उतना ही क्वेश्चन आप लोगों को दे रहा हूं जितना डायरेक्ट क्वेश्चन सवाल में रहेगा। कहने का अर्थ है मेरा कि यदि सवाल आप लोग जान रहे हैं कि साइंस में 8 सवाल आता है, कोई फिजिक्स से मान लिया जाए, फिजिक्स है तो 8 सवाल में 4 सवाल बनाना होता है। इतना तो आप लोगों को अब तक पता चल गया होगा। ये 4 सवाल मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूं, हर विषय में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में और बायो में, तीनों में 4 सवाल आपको मेरे द्वारा दी गई क्वेश्चन में वो 4 से बेसी ही रहेगा, कम तो होगा ही नहीं होगा, ये आप लिख लीजिए। और 5 नंबर का 2 सवाल दे रहे हैं, ये भी गारंटी के साथ मैं बोल रहा हूं, ठीक है। तो हम लोग कहां थे, कह रहा था कि सोडियम कार्बोनेट एक लवण है जो दुर्लभ अम्ल, कार्बोनिक अम्ल और मजबूत क्षार सोडियम हाइड्रोक्साइड से मिलकर बना होता है। जब इस जल में डाला जाता है तो यह हाइड्रोक्सिक अम्ल
OH देता है, इसलिए हाइड्रोजन कार्बोनेट के जलीय विलयन क्षारीय होता है। कहने का मतलब है इसका, कह रहा है कि जब हम सोडियम कार्बोनेट के एक लवण जो दुर्लभ अम्ल है, ठीक है, कार्बनिक अम्ल, एक मजबूत क्षार, अम्ल और क्षार को जब मिलाएंगे तो एक लवण बनता है, ठीक है, अम्ल और क्षार को जब मिलाएंगे तो एक लवण बनता है, जिसे हम लवण एक तरह से NCl, नमक को भी लवण ही बोलते हैं, नमक जो हम लोग खाते हैं वो लवण ही है। जब इसे जल में डाला जाता है, ठीक है, जब इन दोनों को मिलाकर जल में डाला जाता है तो OH आयन देता है। जाहिर सी बात है OH आयन देगा, इसलिए यह सोडियम कार्बोनेट का जलीय विलयन क्षारीय होता है। जहां OH आयन का बात हो रहा है, इसे आयन बोलते हैं, ठीक है, आयन, और H+ आयन जो अम्ल होगा, ठीक है, जहां वो क्षारीय होगा और वो अम्ल होगा। H+ आयन कोई भी अभिक्रिया दे रहा है तो वो अम्लीय होगा, ठीक है, बात मेरा समझ रहे हैं। तीसरा, सूचक क्या है, एक सूचक का नाम लिखें। तीसरा सवाल है, सूचक क्या है, एक सूचक का नाम लिखें। सूचक वह पदार्थ होता है जो किसी विलयन की अम्लीय या क्षारीय प्रकृति को रंग परिवर्तन करके बनाता है। सूचक वह पदार्थ होता है जो किसी विलयन की अम्लीय और क्षारीय प्रकृति के रंग परिवर्तन करके बताता है। कहने का मतलब, हमें कोई भी पदार्थ को जानना है कि वो अम्लीय है या क्षारीय है, तो वो एक सूचक का, लिटमस का उपयोग करते हैं, जिसे हम लिटमस कहते हैं। देखते हैं ना कि लाल लिटमस पर नीला हो जाता है, उसमें अम्ल डालने पर अम्ल में नीला लिटमस लाल हो जाता है, जो मैं अभी बता रहा हूँ। क्षार में लाल लिटमस नीला हो जाता है। ये बात आप ध्यान रखिएगा, जब अम्ल नीला लिटमस पत्र पर डालते हैं तो वो लाल हो जाता है। जब हमने जो एक सूचक होता है जिसे लिटमस कहते हैं, वो लाल नीला सब में आता है। जब नीला लिटमस पर हम अम्ल गिराएंगे तो वो लाल हो जाएगा, और जब क्षार गिराएंगे तो लाल लिटमस पत्र नीला हो जाएगा, ठीक है। यदि ऐसा नहीं हो रहा तो वो क्षार नहीं होगा। यदि लाल लिटमस पर, मेरा यहाँ धैर्य है, मान लेते हैं कि ये लाल लिटमस पेपर है, ठीक है, इस पे मैं क्षार गिरा रहा हूँ। क्या बोल रहा है, क्षार, इस पे मैं क्षार गिरा रहा हूँ लाल पे, तो यदि वो नीला हो जाता है, यदि ये जो इस पे हम मान ली गिरा दिए अम्ल क्षार, तो ये नीला हो जाएगा ना, तो समझिए कि वो क्या है, क्षार है, ठीक है। कह रहा है कि परमाणु एवं आयन में क्या अंतर है। 2 नंबर का सवाल है कि परमाणु और आयन में क्या अंतर है। हम लोग अभी अब बता रहे थे ना कि आयन क्या, H+ आयन, OH+ आयन, बहुत तरह के आयन होते हैं। कह रहा है कि परमाणु एक उदासीन कण होता है, परमाणु एक उदासीन कण होता है, जबकि इलेक्ट्रॉन से प्राप्त करने या खोने से बना अवशोषित कण आयन होता है। सही बात है। कहने का मतलब, जब हम लोग जानते हैं कि परमाणु एक उदासीन, जिसे कि कहने का मतलब H+ आयन जो हाइड्रोजन हमारा होता है, हाइड्रोजन, तो उसमें जो परमाणु हमारा एक होता है, जब हम किसी तत्व की बात करते हैं तो उसमें यदि इलेक्ट्रॉन, उसके जो ऑक्टस होता है, जो उसका क्या होता है, कक्षा जब होता है, या तो उसको किसी से लेकर प्राप्त कर रहा है, किसी को दे रहा है, यदि उसकी तत्व की संख्या पूर्ण रूप से उसका कक्षा पूर्ण नहीं होगा, तब तक वो क्या हो जाएगा, वो या तो क्षारीय होगा या तो अम्लीय होगा। ये क्या हो जाएगा, आयन रहेगा। क्षारीय और अम्ल की जो बात हम बता रहे थे, वो यहाँ बात कर रहे थे। यहाँ पे बात कर रहा कि यदि परमाणु एक उदासीन कण है, जबकि इलेक्ट्रॉन से प्राप्त करने या खोने से बना अवशोषित कण आयन हो जाता है। इसका कहने का मतलब कि कोई मान लिया जाए हम लोगों का H है, ठीक है, हीलियम है, मान लेते हैं हीलियम है, हीलियम 2 होता है, और इसको यदि इसमें एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, तो ये क्या हो जाएगा, ये एक आयन हो जाएगा, एक आयन हो जाएगा। यही मैं बता रहा था। या तो वो एक और ले लेगा, फिर भी वो आयन हो जाएगा, ठीक है। वो ऋण आयन और धन आयन अलग अलग होगा। परमाणु में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर होती है, लेकिन आयनों में यह एक बराबर नहीं होती है। बात सही है, परमाणु में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होती है, लेकिन आयन में नहीं होती। अभी ना बताए थे, या तो वो कम हो जाएगा या तो वो बेसी हो जाएगा, तो उसको आयन कहते हैं। अब परमाणु में लेकिन तो स्टेबल रहता है, दोनों सेम रहता है, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन। अब होता है अयस्क को परिभाषित करें, ठीक है। वे खनिज जिनसे किसी धातु को आर्थिक रूप से तथा सुविधाजनक प्राप्त किया जा सकता है, अयस्क कहलाता है। वे खनिज जिनसे किसी धातु को आर्थिक रूप से या सुविधाजनक से, मतलब पैसा कौड़ी भी लगाकर, या आर्थिक रूप से कहने का मतलब कि कोई भी खनिज है जिसे हम बहुत फैक्ट्री में उसे क्या कर रहे हैं, मार रुपया थी लगा के उसे हम छान रहे हैं, बड़ी प्रक्रिया से उसको हम गुजार रहे हैं, उसके बाद सोना, देखते हैं ना, सोना एक मान ली मट्टी उट्टी में मिलता है, तो क्या होता है, वो बहुत सारे प्रोसेस में जाता है, पानी में डाला जाता है, उसको क्रश किया जाता है, तो क्या हो रहा है, वो अयस्क जो हमें प्राप्त होगा, जो मिनरल्स हमें प्राप्त होंगे, वो सोना के बारे में बता रहे हैं, ऐसा नहीं। और अलग अलग भी, सोना ही नहीं, अलग अलग खनिज
जिसे हम लोग क्या हो रहे हैं, धातु को प्राप्त कर रहे हैं आर्थिक रूप से या सुविधाजनक से प्राप्त किया जा सकता है, अयस्क कहलाता है। जैसे बॉक्साइट एल्युमिनियम के अयस्क से प्राप्त होता है, हेमेटाइट क्या होता है, लोहे के अयस्क से प्राप्त होता है, गैलेना सीसा के अयस्क से प्राप्त होता है। तो ये जो हमारे क्या है, अयस्क जो है, हमारे खनिज जो है, ये इनसे ही प्राप्त होते हैं। ठीक है, यही कहना चाह रहा है। फिर बोल रहा है अपमार्जकों में साबुन का स्थान क्यों ले लिया है, अपमार्जकों ने साबुन का स्थान क्यों ले लिया है। ठीक है, क्यों ले लिया है, अपमार्जकों ने साबुन का स्थान इसलिए ले लिया है क्योंकि वे कठोर जल में भी अच्छी तरह सफाई करते हैं। क्या करते हैं, कठोर जल में भी अच्छी तरह से सफाई करते हैं, तथा कैल्शियम और मैग्नीशियम आयनों के साथ झाग की मैल अपक्षेष नहीं बनाते हैं। ठीक है, ये क्या होता है, कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयन जो होते हैं उनके साथ क्या होता है, झाग का मैल जो अपक्षेष नहीं बनाते, इसलिए उनकी सफाई क्षमता साबुन की तुलना में अधिक हो जाती है। ठीक है, सफाई की तुलना में साबुन जो हम लोग देखते हैं ना कि जब हम हाथ किसी चीज पर कपड़ा उपड़ा पर रगड़ते हैं जहां तो उसमें झाग उत्पन्न होता है। ठीक है, इसमें झाग उत्पन्न नहीं होता और सफाई क्या होता है, उनकी क्षमता से अधिक होता है। ठीक है, कर जीवाश्म ईंधन क्या होते हैं, लाखों साल पहले जमीन के अंदर दबे जीव जंतु एवं पौधों से बने ईंधन को जीवाश्म ईंधन कहते हैं, जैसे कोयला और पेट्रोलियम। ये तो हौला है, आप लोगों को भी मालूम था। ठीक है, देख रहे हैं ना, बाढ़ आता है, सुनामी आता है या अर्थक्वेक आता है, अर्थक्वेक बोले तो भूकंप, तो बहुत सारे जालमाल के हानि हो जाती है, कोई दब जाता है, पेड़ पौधा टूट जाता है, आंधी आता है, तूफान आता है, देखते हैं मलबा कहीं भी जाके दब जाता है। तो हजारों साल लाखों साल पहले की बात हो रही है, दबने के बाद वो कोयला पेट्रोल में बदलता है। आवर्त सारणी के लघु और दीर्घ आवर्त से आप क्या समझते हैं, 2 नंबर का सवाल है। लघु आवर्त क्या है, आवर्त सारणी के प्रथम और द्वितीय और तृतीय आवर्त को लघु आवर्त कहते हैं। इसमें तत्वों की संख्या अपेक्षाकृत कम होती है। इसमें तत्व की क्या होती है, इनमें तत्वों की संख्या थोड़ा सा कम होती है। ठीक है, प्रथम आवर्त में 2 तत्व, द्वितीय और तृतीय आवर्त में 8 तत्व होते हैं। ठीक है, दीर्घ आवर्त आवर्त सारणी के चतुर्थ और इनके बाद सभी आवर्त दीर्घ आवर्त है। आवर्त सारणी के चतुर्थ एवं इनके बाद वाले जो सभी आवर्त है दीर्घ आवर्त है। चतुर्थ और पंचम आवर्त में 18 तत्व होते हैं। ठीक है, आप लोग अष्टक भी पढ़े होंगे कि 2 8 8 18 2 8 18 नहीं पढ़े थे कि 2 8 18 2 8 8 18 ये जो कक्ष में इलेक्ट्रॉन होते हैं। हालांकि आप लोग पढ़ रहे होंगे किसी भी संस्था पे तो बताएंगे कि कैसे होता है। एक दिन ऐसा होगा तो हम भी वीडियो बना के आपको बताएंगे ये क्या बोलता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको पूरी तरह से समझाऊंगा। ठीक है, फिर बोल रहा है कि भौतिक और रासायनिक गुणों के आधार पर धातु एवं अधातु में अंतर स्पष्ट करें। भौतिक और रासायनिक गुणों के आधार पर धातु एवं अधातु में अंतर स्पष्ट करें। भौतिक गुण के आधार पर क्या क्या धातु के अंतर स्पष्ट करें। धातु चमकदार होती है लेकिन अधातु क्या होती है, चमकदार नहीं होती है। करा को उष्मा और विद्युत की अच्छा सुचालक होता है, ये उष्मा एवं विद्युत के कुचालक होता है। तन्ने माने तार को खींचा जा सकता है। ठीक है, तार को हम लोग क्या करते हैं, खींच सकते हैं। जैसे मतलब सोना को भी खींच सकते हैं। देख रहे हैं इतनी वो सोना से रिंग बना देता है और औंठी बना देता है। क्या करता है, खींच कर, देखते होंगे आप वीडियो में भी देखते होंगे कि सोनार क्या करता है, खींच के उसे लंबा कर देता है, छोटा छोटा काटता है, मतलब जितना बार उसे आप तीर सकते हैं, जिसे तन्ने कहते हैं। और आघात वर्धे पीट कर, जिसे पीटा जा सकता है, चादर बनाई जा सकती है। ठीक है, देखते हैं सोना वोना को पीटता है, एकदम पतला, दम तनी पतला कर देता है, जिसे औंठी भी बना सकते हैं, जिसे हम लोग रिंग बनाता है अथी में, मतलब क्या बोलता है, गला में पहनने वाले क्या बोलते हैं उसको, वो बना सकते हैं, क्या बोलता है उसको, सिकरी। ठीक है, ये सब बनाता है। तो ये धातु का गुण है। न तो तन्ने होती है और ना ही आघात वर्धे होती है। आघात मतलब उसको मारेंगे तो टूट जाएगा। ठीक है, अधातु को मारेंगे तो टूट जाएगा, वो पतला उतला नहीं होगा। रासायनिक गुण क्या है, रासायनिक गुण करा ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ये क्या होता है, क्षारीय ऑक्साइड बनाती है। रासायनिक से अभिक्रिया करके क्षारीय ऑक्साइड जो OH आयन देगा। ठीक है, OH आयन देगा, मतलब ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ये अम्लीय और क्षारीय ऑक्साइड दोनों बनाती है। ठीक है, दोनों बनाती है कौन, अधातु। और ये था ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा ना तो क्षारीय ऑक्साइड बनाती है ना। अम्लों से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है। ये देखिए, ये अम्ल के साथ जब अभिक्रिया करेगी ना तो हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करेगी। ये अम्लों से हाइड्रोजन गैस उत्पन्न नहीं करती है।
ये सामान्यता नहीं करती है, कुछ अपवाद होता है, इसीलिए सामान्यता लिखा है। इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनती है और ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनती है। आप लोगों को बताए थे ना कि ग्रहण करना और छोड़ना और धरना, कि इलेक्ट्रॉन किसी से लेता है या छोड़ता है तो ले लेगा तो क्या हो जाएगा, ग्रहण करेगा तो ऋण हो जाएगा। किसी चीज को आप ग्रहण करते हैं, मान लीजिए आप किसी दोस्त से 10 रुपया ले लिए तो आप उसका 10 रुपया का ऋणी हो गए, लेकिन आप उसे 10 रुपया दे दिए तो उसे क्या हो जाएगा, आप धनायन हो गए, मतलब कि आप त्याग किए हैं, त्याग कर उसे दिए हैं तो आप उसे धनायन बोलते हैं। ठीक है, अब आ जाइए, कह रहा है कि ऊर्जा संकट क्या है, इसके समाधान में ये 5 नंबर का था सवाल, आप लोगों को समझ रहे हैं ना, ये जो था 5 नंबर का सवाल था, ये दूसरा 5 नंबर का सवाल है, क्योंकि देखिए बगल में लिखा हुआ है सब 5 नंबर। ऊर्जा संकट क्या है, इसके सामान्य समाधान के उपायों का उल्लेख करें। प्राकृतिक या मानव निर्मित ऊर्जा का देश में कमी हो जाना ही ऊर्जा संकट कहलाता है। देश में कमी हो जाना ही ऊर्जा संकट कहलाता है। प्राकृतिक और मानव निर्मित ऊर्जा का देश में कमी हो जाना ऊर्जा संकट कहता है। ऊर्जा संकट के समाधान के निम्नलिखित उपाय हैं। ऊर्जा को सोचकर, समझकर और बचत के साथ उपयोग करें। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और जल ऊर्जा, बायोगैस जैसे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का अधिक उपयोग करना। ऊर्जा कुशल उपकरणों का उपयोग करना, जैसे एलईडी लाइट और स्टार स्टैंड उपकरण। चौथा है कि जीवाश्म ईंधन, कोयला, पेट्रोल की अनावश्यक खपत नहीं करना है। यदि अनावश्यक चीज नहीं है तो इसे मत जलाएं, बिना मतलब के पेट्रोल नहीं जलाएं। ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों की खोज करना। ठीक है, ऊर्जा के अलग वैकल्पिक कोई स्रोत है तो उसका खोज करिए कि कहाँ से हम लोग बिजली उत्पन्न कर सकते हैं। जैसे आजकल सुन रहे हैं, क्या बोल रहा है कि क्या चीज से, न्यूक्लियर रिएक्टर की, कैसे ऐसे ही करके ऊर्जा उत्पन्न करने की बात चल रही। सरकारी नीतियों से नवीकरणीय ऊर्जा की बढ़ावा देना। सार्वजनिक परिवहन और कार पूलिंग को बढ़ावा देना। ठीक है, कि सार्वजनिक परिवहन और कार से आप लोग चले, जो ट्रेन व्रेन है उससे चले। कार पूलिंग को बढ़ावा देना, कहने का मतलब एक ही कार में हम लोग 2-3 फैमिली एक ही जगह जा रहे हैं तो चल के जाना, दोस्त लोग जा रहे हैं तो चल के जाना, यही सब बोल रहा। अब आ जाइए हम लोग कोशिका के जीव विज्ञान में। ठीक है, करा कोशिका के 4 कोशिकांगों के नाम लिखें। ये 2 नंबर का सवाल है। कोशिका के 4 मुख्य प्रमुख कोशिकांग निम्नलिखित हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, कोशिकांग का मतलब समझ रहे हैं ना, ऑर्गेनल्स होता है। ठीक है, ऑर्गेनल्स, तो इसे ऑर्गेनल्स बोलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, केंद्रक और गोल्गी काय। करा कि शोषण की परिभाषा दे। शोषण एक जैविक और रासायनिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा जीव वायुमंडलीय ऑक्सीजन का उपयोग करके शरीर के कोशिकाओं में भोजन ग्लूकोज का ऑक्सीकरण करते हैं। ऑक्सीकरण मतलब ग्लूकोज को तोड़ते हैं, तब ना उससे हमें एनर्जी मिलता है, जिसे हम ऊर्जा कहते हैं, जिसे एटीपी कहते हैं, उत्पन्न होती है, और CO2 अपशिष्ट बाहर हम निकालते हैं। ठीक है, इसे शोषण कहते हैं। अब समझ रहे हैं ना मेरी बात को, यही था। फिर कह रहा कि जाइलम और फ्लोएम में अंतर क्या है। जाइलम जल और खनिजों का परिवहन करता है। जाइलम जो होता है जल और खनिज का परिवहन करता है, जबकि फ्लोएम भोजन का परिवहन करता है। परिवहन मतलब ट्रांसपोर्टेशन करता है, एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है। जाइलम ये जल और खनिज के लवणों को पौधों के सभी भागों, ऊपरी भागों में पहुंचाता है। नीचे से सब जमीन से मिट्टी के जल को सारा कुछ लेकर, खनिज को लेकर वो पत्ती तक पहुंचाता है जाइलम। और फ्लोएम क्या है, ये पत्तियों द्वारा बनाए गए भोजन को पौधे के विभिन्न भागों में बनाते हैं। मतलब ये पौधे की पत्तियां क्या है, किचन जहाँ खाना बनती है पेड़ पौधा के, वहां से ये फ्लोएम, एक मान लीजिए डिलीवरी बॉय है, ये दोनों डिलीवरी बॉय है, डिलीवरी की तरह काम करता है। नीचे से पानी उनी लेके जाता है तो खाना बनता है, प्यास बुझता है पेड़ पौधा के जाइलम। और फ्लोएम की करता है, वो खाना बन जाता है तो सबको देने जाता है कि लो खा लो, तो अलग अलग भाग के अलग अलग सेल्स को, कोशिका को खाना पहुंचाता है। इसका परिवहन सामान्यतः नीचे से ऊपर की ओर होता है। इसके परिवहन बताए ना, नीचे से ऊपर, जाहिर सी बात है जाइलम नीचे से ऊपर ही जाएगा, मट्टी से नीचे से ले जाएगा ना ऊपर पत्ती तक। और जाइलम के अधिकांश उत्तक मृत होते हैं, डेड सेल होते हैं, मृतक सेल होते हैं। ठीक है, कह रहा है कि उसी से बना होता है। जैसे कि आप मेरे बात समझिएगा, डेड सेल नहीं होते हैं, नहीं डेड सेल होंगे क्या बोलता है पेड़ पौधा में, तो आप जरा गौर कीजिएगा कि हम लोगों को चींटी कोई काटता है तो तुरंत अनुभव हो जाता है कि अरे चींटी काट लिया, लेकिन उसको हम लोग चूटी काटते हैं या काट ही देते हैं पेड़ को तो कुछ क्यों नहीं हो रहा है, क्यों नहीं, क्योंकि वो ही जीव है तो उसके पास डेड सेल होते हैं, जिसके कारण उसे अनुभव वैसा नहीं प्रतीत होता है। ठीक है, फिर इसमें बोला फ्लोएम अधिकांश उत्तक जीवित होते हैं। इसमें बोल रहा है कि फ्लोएम के अधिकांश उत्तक क्या होते हैं, जीवित होते हैं। अब आ जाइए, उत्सर्जन क्या है। उत्सर्जन, इसके 2 प्रमुख अंगों का नाम लिखें। जीवों के शरीर में उपापचयी अभिक्रियाओं
उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप उत्पन्न अपशिष्ट पदार्थों को निष्कासन उत्सर्जन कहलाता है। कहने का मतलब जो जीव के शरीर में जो अनेक प्रकार के जो मेटाबॉलिज्म क्रियाएं होती हैं, जो टूटते रहता है, रासायनिक अभिक्रिया होते रहता है शरीर के अंदर, वो जो उसके बाद जो अपशिष्ट पदार्थ जो हम लोगों का काम लायक पदार्थ नहीं होता उसको निष्कासन करता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, उत्सर्जन कहते हैं। जैसे हम लोगों का क्या होता है, जब खाना ऑक्सीजन टूटता है, हम लोगों का ग्लूकोज टूटता है तो ऑक्सीजन के थ्रू टूटता है तो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड हमको नहीं चाहिए तो बॉडी से बाहर निकालता है, तो उसी क्रिया को क्या कहते हैं, उत्सर्जन कहते हैं। ठीक है, उत्सर्जन तंत्र दो प्रमुख अंग हैं, किडनी जो फिल्टर करके बाहर निकालता है, एवं मूत्राशय, क्या है, मूत्राशय, यूरिनरी ब्लैडर जिसे बोलते हैं। ठीक है, जो यूरिन के बाहर थ्रू निकलता है। करा प्रकाशन वर्तन क्या है, प्रकाशन वर्तन वह प्रक्रिया है जिसमें पौधों के अंगों की गति प्रकाश के प्रभाव द्वारा निर्धारित होती है। ठीक है, कह रहा है कि प्रकाशन वर्तन वह प्रक्रिया है जिसमें पौधों के जो अंग होते हैं ना, जो अंग होते हैं उसकी जो गति कितना स्पीड में वो गति बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, उसको प्रकाश के प्रभाव के द्वारा निर्धारित। देखते हैं ना कि पेड़ पौधा जहाँ छाहूर हो जाता है वहां पेड़ पौधा खेती उती करता है तो उतना ढंग से ग्रो नहीं कर पाता। यही वो कहना चाह रहा है कि जब उसको जिस हिसाब से पेड़ पौधा प्रकाश मिलता है, जिस हिसाब से पौधों को प्रकाश मिलता है उस हिसाब से वो ग्रो करने लगता है। नहीं तो आप गौर कीजिएगा कि जहां बगीचा, जहां पेड़ पौधा पहले से लगा है उसके बगल के खेत में और बाहर के खेत में जो अलग खेत है जहां पेड़ पौधा नहीं, वो एक ही चीज अब उपजाइए चाहे कुछ भी उपजाइए, उसका ग्रोथ स्लो होगा, कम होगा, उतना उत्पादन नहीं होगा, लेकिन बगल वाला खेत में अच्छे उत्पादन होते हैं। यही इसमें प्रकाशनवर्तन के बारे में बताया गया है, इसे प्रकाशनवर्तन कहते हैं, जो प्रकाश के प्रभाव पड़ता है इसका। जैसे कि पौधे का तना प्रकाश की ओर मुड़कर बढ़ता है, यह प्रकाश धनात्मक प्रकाशनवर्तन कहलाता है। कहने का मतलब जिस ओर प्रकाश आता है उसी हिसाब से क्या करता है, पौधा बढ़ने लगता है। करा कि परागकण क्या है, सवाल है परागकण क्या और कितने प्रकार के होते हैं। पुष्प के पुंकेसर एंथर से परागकणों का वर्तिकार्ग तक पर पहुंचने की प्रक्रिया को परागकण कहते हैं। जो एंथर जो होते हैं पुंकेसर, उस पे स्टिग्मा पर आके गिरता है, इस जो आने की प्रक्रिया होती है, पहुंचने की प्रक्रिया होती है, उसे परागकण कहते हैं। दो प्रकार के होते हैं, स्वपरागकण और परपरागकण। ठीक है, करा डीएनए आनुवंशिकता के आधार है। कैसे डीएनए आनुवंशिकता का भौतिक आधार है, क्योंकि यह माता पिता से संतानों में आनुवंशिक गुणों को पहुंचाने वाली जानकारी को सूचित और स्थानांतरित करता है। ठीक है, डीएनए क्या करता है कि जो माता पिता से जो बच्चों को जीन, जो हमारे जो आनुवंशिक डीएनए है, डीएनए एक अथी है, क्या बोल रहा है, अभी जो हम बता रहे थे कि डीएनए एक डिलीवरी बॉय है। कहने का मतलब एक ट्रांसपोर्टेशन है। ठीक है, जिसपे हमारा जो माता पिता का जो गुण होता है, जो हमारा क्या बोलता है, आनुवंशिकता होती है, आनुवंशिकता जो गुण होती है उसे क्या होती है, पहचान कर परख कर वो लेकर बच्चों के संतान में वो स्थानांतरित करती है, ट्रांसफर करती है। उसी को हम डीएनए आनुवंशिकता का आधार कहते हैं। ठीक है, आई होप कि मैं जो समझा रहा हूँ आप लोग समझ में आ रहा होगा, और नहीं तो आप लोग बोल रहे होंगे कि क्या बक रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा। तो प्लीज आप कमेंट में बताइएगा कि मैं जो आपको समझाना चाह रहा हूँ समझ रहे हैं कि नहीं। डीएनए में जीन होते हैं, ठीक है, यही बात बता रहे हैं कि डीएनए में जीन होते हैं जो जीवों के विभिन्न गुणों जैसे रंग, आकार, ऊंचाई आदि को नियंत्रण करता है, और ये जीन ही डीएनए जीन को लेकर जाता है। कहने का मतलब डीएनए एक ट्रक है जिसपे जीन लोड होके जाता है और वो डीएनए ले जा रहा है माँ बाप से बच्चों में, जिसका आकार कैसा होगा, उसका चेहरा कैसा होगा, उसका रंग कैसा होगा, ऊंचाई कितना होगा, देखते हैं ना, यही सारा कुछ वो फैक्टर वो ले जाता है। अब आ जाइए एरोसोल, 8वां नंबर है कि एरोसोल रसायन के हानिकारक प्रभाव क्या है। एरोसोल रसायन के हानिकारक प्रभाव क्या है, तो एरोसोल रसायन के हानिकारक प्रभाव इस प्रकार है, ये वायु प्रदूषण को बढ़ावा देते हैं। एरोसोल से फेफड़ों के ऊतक क्षतिग्रस्त हो सकते हैं और फेफड़ों की बीमारियों हो सकती है। इससे एरोसोल से क्या हो जाता है, हमारा फेफड़ों के जो ऊतक होते हैं, जो टिश्यू होते हैं, वो क्षतिग्रस्त हो सकते हैं और फेफड़ा की बीमारी भी हमें हो सकती है। जाहिर सी बात है, जब क्षतिग्रस्त होगा तो बीमारी होगा ही। एरोसोल की दृश्यता कम होती है, दृश्यता कम होती है और धुंध छा सकती है। एरोसोल से क्या हो जाता है, दृश्यता मतलब हमको अच्छा से दिखाई नहीं दे सकता है, ठीक है, और धुंधला दिख सकता है, ये कहना के चाह रहा है। एरोसोल में जलवायु और मौसम प्रभावित होता है। एरोसोल से क्या हो रहा है, जलवायु और मौसम प्रभावित होता है। ठीक है, बारिश होने का समय में बारिश नहीं हो रहा है, ठंड होने के समय में ठंड नहीं हो रहा है, यही सब के कारण होने लगता है। बोल रहा है प्रकाश संश्लेषण क्या है, सचित वर्णन करें। ठीक है, वह प्रक्रिया जिसमें हरे पौधे सूर्य के प्रकाश
जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से अपना भोजन ग्लूकोज बनाते हैं। हम लोग भी ग्लूकोज बनाते हैं, पेड़ पौधा भी ग्लूकोज बनाएगा। लेकिन हम लोग जो खाना खाते हैं पेड़ पौधा को डायरेक्ट खाते हैं ना, पेड़ पौधा अपना प्रकाश संश्लेषण से भोजन बनाता है। तो वही प्रक्रिया जो पौधे सूर्य के प्रकाश, जल जो नीचे से जल जो जाइलम लेके जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो वायुमंडल से प्राप्त होता है, ग्लूकोज बनाते हैं, उसके बाद ऑक्सीजन छोड़ता है। हम लोग क्या छोड़ते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, ये उसके बाद ऑक्सीजन छोड़ता है। ये स्टोमाटा से आता जाता रहता है, ठीक है। और प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को हम निम्नलिखित रासायनिक समीकरण द्वारा व्यक्त कर सकते हैं। 6CO2, 6CO2, 2H2O सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल होते हैं, जो हम लोग जानते हैं कि क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल होते हैं। उसके बाद बनेगा C6H12O6, जो हम लोग ग्लूकोज कहते हैं, और 6 ऑक्सीजन और 6 जल H2O भी बनता है, ठीक है। उसके बाद इसमें यहाँ लिखा गया है, यहाँ देखिए बोल रहा है कि ठीक है, इसमें बोल रहा है कि प्रकाश संश्लेषण का स्थान आगे वहां तक था और दूसरा यहां से है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया आदि से अंत तक क्लोरोप्लास्ट में ही होता है, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया जो होती है आदि से अंत तक क्लोरोप्लास्ट में होता है। क्लोरोप्लास्ट कहने का मतलब आप लोग समझ रहे हैं? कहने का मतलब हम लोग जो अभी अभी पढ़े थे कि हम लोग में क्या होता है, गोल्जी काय होता है, रेटिकुलम होता है, गोल्जी बॉडी जिसे हम लोग बोलते हैं, क्या बोलता है, माइटोकॉन्ड्रिया बोलते हैं। उसी प्रकार एक ऑर्गेनल्स होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण में पेड़ पौधे के पत्तियों सेल्स में ऑर्गेनल्स होते हैं क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, जिसमें क्लोरोफिल होता है। पत्तियों में क्लोरोप्लास्ट में ही होता है। यह प्रक्रिया कहाँ होता है? क्लोरोप्लास्ट में होता है। पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है? क्लोरोप्लास्ट में ही होता है। पत्तियों के पैलिसेड तथा स्पंजी पैरेकाइमा में अनेक क्लोरोप्लास्ट भरे होते हैं, ठीक है। करा पत्तियों में जो पैलिसेड और स्पंजी पैरेकाइमा जो स्थान होते हैं उनके अंदर क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट भरे होते हैं। इनके कणों की रचना एवं कार्य ही बड़े जटिल होते हैं। क्लोरोप्लास्ट और क्लोरोफिल वर्णक पाए जाते हैं। अब देखिए मैं जो बता रहा था, क्लोरोप्लास्ट में ही क्लोरोफिल पाया जाता है। जैसे अभी हम लोग पढ़ रहे थे कि डीएनए के अंदर ही जीन पाया जाता है, डीएनए के अंदर ही क्या होता है? जीन पाया जाता है। उसी प्रकार क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही क्लोरोफिल पाया जाता है, ठीक है। ये क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल वर्णक पाए जाते हैं। चूंकि ये अधिकांशतः पौधों की पत्तियों में पाए जाते हैं, इसलिए पत्तियों की प्रकाश संश्लेषण अंग कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण अंग कहते हैं, और लवक को प्रकाश संश्लेषण अंगक कहते हैं। कहने का मतलब ये अंग हो गया और ये अंगक मतलब ऑर्गेनल्स हो गया। हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट एक ही बात है। हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट एक ही बात है, दोनों का नाम ही एक ही है, ठीक है। आप कुछ भी बोल सकते हैं, हरित लवक बोले या क्लोरोप्लास्ट बोले। ये जो अभी बताया कि ये इसके अंदर क्या होता है? क्लोरोफिल होता है। तो इसको जो जो कहने का मतलब है कि हरित लवक के अंदर क्या होता है? क्लोरोफिल। तो मैं ये बता रहा था कि ये जो क्लोरोफिल को हम लोग क्या बोलेंगे? हर एक पौधा में होगा, तो जब क्लोरोफिल प्रकाश संश्लेषण अंग बोलेंगे, इसको अंग बोलेंगे। और इसमें जो बैठा रहता है, जो इसमें रहता है, इसको हम अंगक बोलेंगे, ऑर्गेनल्स बोलेंगे, ये अंग बोलेंगे। समझ रहे हैं मेरे बात को? आई होप कि आप समझ रहे होंगे। पत्तियों का बाह्य त्वचा एपिडर्मिस से रंध्र या स्टोमाटा मौजूद होता है। जो मैं आपको बता रहा था कि पत्तियों की जो पत्ती पे जो बाह्य त्वचा होते हैं उसमें स्टोमाटा होते हैं। ये विशिष्ट कार्य करता है, ठीक है। इसमें ये विशिष्ट कार्य करता है, यही कार्य करता है कि जो हमारा CO2 को ले जाना और ऑक्सीजन को लाना इसी के थ्रू होता है। आवश्यक घटक उनकी भूमिका जो ये है, आवश्यक घटक और उनकी भूमिका। एक पॉइंट और है, करा सूर्य का प्रकाश, पहला क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड और जल। सूर्य का प्रकाश ऊर्जा प्रदान करता है। क्लोरोफिल पत्तियों में पाए जाने वाले वर्णक प्रकाश को अवशोषित करता है। क्लोरोफिल में क्या है? पत्तियों में पाए जाने वाले वर्णक, जो मैं बता रहा था, ठीक है, वर्णक प्रकाश को अवशोषित करता है। देखिए क्लोरोफिल के अंदर भी एक वर्णक होता है, वो क्या करता है? प्रकाश को अवशोषित करता है, तभी जाकर वो खाना बना पाता है ना, ठीक है। मेरे बात को समझ रहे हैं? क्लोरोफिल किसके? क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल के अंदर वर्णक होता है। उसी वर्णक से क्या होता है? प्रकाश को अवशोषित किया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड जो CO2 पत्तियों में मौजूद स्टोमाटा के माध्यम से लिया जाता है, जो हम अभी बताए थे स्टोमाटा का जो उपयोग।
कि क्या हो रहा है, और H2O जो तो आप लोग जानते हैं कि पौधों के अपने जड़ों द्वारा मिट्टी से प्रदान होती है। यही था हमारा प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया जो मैं आपको समझाया 5 नंबर का, आप लोग यहाँ तक नोट कर लीजिएगा। हाँ, और मैं आपको PDF डाल दूंगा या आप नोट कीजिएगा वीडियो पॉज करके, ठीक है, अच्छा से आप कर सकते हैं पॉज करके। अब आ जाइए लास्ट सवाल जो हमारा था, सवाल था लास्ट क्या, 10 नंबर, अपशिष्ट पदार्थों के चक्रण को उदाहरण देकर समझाएं, उदाहरण देकर समझाएं। अपशिष्ट पदार्थों का चक्रण एक प्राकृतिक और कृत्रिम प्रक्रिया है जिसमें व्यर्थ पदार्थों को पुनः उपयोगी बनाया जाता है। यह प्रक्रिया पर्यावरण संतुलन बनाए रखने के लिए, प्रदूषण कम करने के लिए और संसाधनों को उचित उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए सहायक प्रदान करता है। आप समझ रहे हैं मेरे बात को? अपशिष्ट पदार्थ को क्या कहता है, एक चक्र, एक साइकिल बनाया जाता है, एक प्राकृतिक और कृत्रिम। कुछ चीजें जो होती है प्राकृतिक ही वो डिकम्पोज हो जाती है, कहने का मतलब, जिसे हम लोग बता रहे थे कि कहने का मतलब प्लास्टिक, कहीं सुने थे कि प्लास्टिक जो गलता नहीं है, लेकिन अमेज़न के जंगल में जो हम लोग जो एक ऐसा जीव पाया जाता था कि वो प्लास्टिक को ही खा जाता है, तो क्या कर रहा है, जो हमारे प्रदूषण को कम कर रहा है। तो प्राकृतिक रूप से हम लोग क्या कर रहे हैं, प्लास्टिक को चुन कर उसी प्लास्टिक को कुछ नया आकार दे रहे हैं, उस प्लास्टिक को गलाकर एक बर्तन बना रहे हैं प्लास्टिक के, बोतल को गलाकर बर्तन बना रहे हैं या कुछ और कुर्सी बना दे रहे हैं। तो क्या हो रहा है, उपयोगी हो रहा है, प्रदूषण भी कम हो रहा। तो इसी प्रकार की जो कृत्रिम मतलब मानव निर्मित, प्राकृतिक जो मैंने बताया कि ऐसा जीव पाया जाता है जो प्लास्टिक को भी खा जाता है, ठीक है, इसमें व्यर्थ पदार्थों को पुनः उपयोगी करने लायक बनाया जाता है, ठीक है, पर्यावरण को संतुलन बनाया जाता है, और रखने में, प्रदूषण कम करने और संसाधनों को उचित उपयोग को सुनिश्चित करने में सहायक होती है। अपशिष्ट पदार्थों का चक्रण का उदाहरण देखें, करा जैविक अपशिष्ट चक्रण, फलों और सब्जियों के छिलके, सूखे बत्ते, भोजन के अवशेष आदि को जैविक खाद कंपोस्ट के परिवर्तन किया जाता है। जो मैं बता रहा था कि जो हम लोगों को जो बाहर पेस्ट निकलता है, जो हम लोग छिलका उलका खाना उना जूठा कुटा फेंक देते हैं, वो क्या होता है, आप जमा करके उसको क्या जैविक खाद कंपोस्ट के रूप में डिकम्पोज कर देता है। बैक्टीरिया होता है जिसे उसे डिकम्पोज कर देता है, मिट्टी बना देता है। देखते हैं कि फेंक देते हैं तो मिट्टी बन जाता है, तो मिट्टी उसी को कहते हैं डिकम्पोज हो जाता है। तो वो उर्वरता की तरह काम करता है, खाद की तरह काम करता है, बढ़ाना और सहायक होती है और रासायनिक उर्वरकों की आवश्यकता को कम करती है, जिसे हम रासायनिक जो खाद होते हैं कम करते हैं, जैसे यूरिया जो हम पोटास उटास जो हम लोग छींट रहे हैं अभी हमारे किसान खेत में, वो क्या होता है, जबरदस्ती जो केमिकल्स डाल के बड़ा कर रहे हैं, उसका कम कर सकते हैं इसका उपयोग करके, जैविक खाद का उपयोग करके। यही बता रहा है। कागज का पुनः चक्रण, पुराने अखबार पत्रिकाएं, फाइल, पेपर आदि को पुनः संसाधित करने के नए कागज को बदला जाता है। जानते हैं कि पेपर ऊपर खरीद के ले जाता है, उसको हम दोबारा रीउपयोग करते हैं। इससे पेड़ों की कटाई कम होती है, बात सही है, पर्यावरण सुरक्षित होती है। प्लास्टिक और धातु का पुनः चक्रण, जो मैं प्लास्टिक के बारे में अभी उपयोग दे चुका हूँ। उपयोग किए गए प्लास्टिक, धातु उत्पाद जैसे बोतल, डिब्बे को पुनः पिघलाकर नए उत्पाद बनाए जाते हैं। इससे कच्चे माल की बचत होती है और प्रदूषण कम होती है, बात सही है। अपशिष्ट पदार्थों को चक्रण पर्यावरणीय संरक्षण, प्राकृतिक संसाधनों का बचाव और सतत विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। यही था आज का 5 नंबर और 2 नंबर का डे 1 का सारा सवाल का जवाब। आप नोट कर लीजिए, मैं PDF डाल दूंगा, सारा अच्छा से नोट करके आप याद कर लीजिएगा। मैं पूरे आशा के साथ उम्मीद करता हूं कि आप नोट कीजिएगा। मैं दावे के साथ कर सकता हूं कि आपको एक एक सवाल एग्जाम में लड़ेगा, छूटेगा नहीं। तो आई होप कि मेरा ये मेहनत अच्छा लग रहा होगा। मैं पूरा कोशिश किया हूं ताकि आप लोगों को समझा पाऊं डिटेलिंग। यदि मैं अच्छा से नहीं समझा पा रहा हूं तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा कि आप लोगों को क्या दिक्कत है, मैं उसे सुधारूंगा। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहता। धन्यवाद, थैंक यू।